लास्ट क्लास में हमने सीखा था फराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ, और हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और आपको बताया था हमने कि कैसे फाइंड करते हो आप इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू, जो कि आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब इसी चैप्टर में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है मोशनल ईएमएफ। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि मोशनल, मोशन इंक्लूडेड है। तो हम किसी कंडक्टर का मोशन कराएंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उस कंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होगा, और यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कैसे हो रहा है कि हम एक कंडक्टर को मूव कराएंगे थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसलिए इसका नाम दिया गया है मोशनल ईएमएफ। देखो, तो इस टॉपिक में मैंने एक कंडक्टिंग स्ट्रेट रॉड लिया है, जो कि कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्ट्रेट रॉड। ओके, और हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, जो कि सबको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। उस स्ट्रेट कंडक्टर का लेंथ एल है। ओके, अब देखो, तो हमने बहुत पहले ये हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और आपके पास अगर एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि रैंडम मोशन में होंगे। तो इस कंडक्टिंग, या ये जो आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, इसके भी अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे होंगे। तो आप अगर ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का बात करो, तो उनमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन आप अगर इस कंडक्टर पे नेट फोर्स का बात करो, तो नेट फोर्स इस पे नहीं लगता है, क्योंकि वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मोशन रैंडम है। तो उन सब पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी रैंडम डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो आप अगर नेट फोर्स का बात करो, तो वो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। कब? जब कंडक्टर आपका रेस्ट में रहे। लेकिन वही जब हम कंडक्टर को मूव कराते हैं थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अपार्ट फ्रॉम द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के साथ साथ आपका अब इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ओके, तो सिंपल सी कहानी ये है कि जब हम इस कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के छोड़ देंगे, तब इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है क्योंकि उस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका नेट फोर्स जीरो आ जाता है। लेकिन जब हम उस कंडक्टर को मूव कराते हैं, तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, मैं वो तुमको समझाऊंगा। तो इसके लिए हमने कहानी लिखा है कि कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ कांस्टेंट स्पीड भी। हम उस स्ट्रेट कंडक्टर को कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं, हम स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, भी से मूव करा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक खास बात ये है कि हेयर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तुम लोग इस बात को ध्यान रखना कि हम जो भी यहाँ से रिजल्ट डिराइव करेंगे, तो हम तब कर रहे हैं जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर ईच आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। और वो तुमको वो दिख भी रहा होगा, वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, कंडक्टर का जो लेंथ है वो है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड आपका है अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि along with conductor its free electrons are also moving, so these electrons will experience a magnetic force। आप जब कंडक्टर को मूव करा रहे हो along x डायरेक्शन, तो साथ ही साथ जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी x डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन आया है, वो आ रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर। उसका पहले जो रैंडम मोशन था, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, उसके चलते कोई भी नेट फोर्स नहीं होता, तो उसका बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो आता है क्यू भी क्रॉस बी से। ये मैंने तुमको बताया हुआ है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉन, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस ई से। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है वो क्या आएगा, माइनस ई वी क्रॉस बी। जहाँ पे क्यू था वहां पे मैंने माइनस ई पुट किया है। माइनस साइन हमने इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और आप अभी जा रहे हो फोर्स को फाइंड करने वेक्टर फॉर्म में, तो आपको चार्ज का साइन भी लेना पड़ेगा। ओके, अच्छी बात है। अब तुम ध्यान से देखो,
तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा, तो ये भी मैंने तुमको पहले वाले लेक्चर्स, जो पहले लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने तुमको बताया था कि पहले हम लोग फाइंड करते हैं v क्रॉस b का डायरेक्शन, और अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो जिस तरफ v क्रॉस b आता है उस तरफ ही फोर्स होता है, अगर चार्ज निगेटिव होता है तो v क्रॉस b के अपोजिट लगता है मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले आप लोग फाइंड करो v क्रॉस b का डायरेक्शन। तो उसके लिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे कि आपका राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स द वेलोसिटी वेक्टर। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को तुम करो स्ट्रेच टुवर्ड्स पॉजिटिव x, और फिर आपके फिंगर्स को कर्ल करना है, आपके फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। तो सब लोग अपने कॉपी पे हाथ रख के करो कि जो राइट हैंड के फिंगर्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपके टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एक्स, और आप अपने मुट्ठी को बंद करो और आपका जो मुट्ठी है वो पेज के अंदर जाना चाहिए। फिर जो आपका राइट हैंड का थंब देखना पॉइंट करेगा वो करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। देखो जब आप अपने फिंगर्स को पॉजिटिव एक्स में स्ट्रेच करोगे और उसको कॉपी के पेज के अंदर की तरफ कर्ल करोगे तो आपका राइट हैंड का फिंगर्स करेगा पॉइंट टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो मतलब ये हमको दे रहा है v क्रॉस b का डायरेक्शन, और ये जो हम चार्ज ले रहे हैं वो हम चार्ज ले रहे हैं नेगेटिव, तो उस पर जो फोर्स होगा वो v क्रॉस b के अपोजिट होगा, मतलब कि फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स नेगेटिव y डायरेक्शन। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा देखिए, तो हम लोग लिखते हैं जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम साइन हटा देंगे, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा ई भी बी एंड थीटा, और यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सिंपल आपका फोर्स आ जाएगा E इंटू भी इंटू बी। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी यहाँ मैंने सिर्फ एक ही लिया है आपका इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऐसे बहुत सारे उसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो सब पे फोर्स इतना ही होगा। तो ई भी बी उस पर ये लगा है मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, या आप बोल सकते हो कि टुवर्ड्स एंड बी ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, अच्छी बात है। तो ये फोर्स आपका आ रहा है टुवर्ड्स बी। अब देखो होता क्या है कि इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो ड्रिफ्ट होते हैं, वो होते हैं ड्रिफ्ट फ्रॉम एंड ए टुवर्ड्स एंड बी। एंड ए से एंड बी के तरफ जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो हो रहे होंगे ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि उन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ। ओके, अच्छी बात है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके एंड बी की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, और वहां एंड बी पे आके वो डिपॉजिट होते जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड ए से निकल रहा है और एंड बी की तरफ आते जा रहा है, मतलब कि एंड ए के नियर, मैं अगर बात करूं एंड ए के नियर, वहां पे कुछ आपका पॉजिटिव चार्ज होने वाला है डेवलप, और जो आपका एंड बी था उस तरफ आपका कुछ नेगेटिव चार्ज होने वाला है डेवलप। क्यों? ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फोर्स के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ए से बी की तरफ आ रहे थे, और उनके मूवमेंट के चलते ए और बी एंड पे चार्ज सेपरेशन हो रहा था, और चार्ज सेपरेशन के चलते वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पहले से मैग्नेटिक फील्ड तो था ही साथ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम ए टू बी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम ए टू बी। तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा वो आएगा फ्रॉम बी टू ए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो सिंपल होता है कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका आ जाएगा चार्ज ई एंड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बन रहा है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। ओके, और ये आपका आने वाला है टुवर्ड्स ए। अब देखो तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, मतलब कि फ्रॉम एंड ए टू एंड बी चार्ज तब तक ड्रिफ्ट करेगा, फ्रॉम एंड ए टू एंड बी चार्ज तब तक ड्रिफ्ट करेगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक ड्रिफ्ट करेगा जब तक कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेते हैं। समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब तक मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से,
तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ आता रहेगा। जैसे जैसे ए से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ रहा है वैसे वैसे ए और बी पे आपका जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा। अब जैसे ही दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर आ जाएगा वैसे ही आपका सेपरेशन ऑफ चार्ज रुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी से। हाँ, तो इन इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा था, एंड ए की तरफ बन रहा था पॉजिटिव चार्ज एंड एंड बी की तरफ बन रहा था निगेटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ई इंटू कैपिटल ई, मैग्नेटिक फोर्स इज ई इंटू वी इंटू बी। देखो यहाँ से ई से ई हो गया कैंसल आउट, तो बचेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है वो आपका हुआ क्रिएट वी इंटू बी। मतलब कि अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रेट कंडक्टर के एंड ए का और एंड बी का, तो एंड ए की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा था डेवलप, एंड बी की तरफ आपका हो रहा था डेवलप निगेटिव चार्ज, और इसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था फ्रॉम एंड ए टू बी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इस सेपरेशन ऑफ चार्ज के चलते ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एंड ए ऑफ द कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल एंड एंड बी ऑफ द कंडक्टर इज एट लोअर पोटेंशियल। देखिए ये एंड ए और ये एंड बी, ये लेंथ ऑफ द आपका कंडक्टर एल था। तो ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। या तुमको ऐसे पता भी है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है। तो ए आपका होने वाला है एट हायर पोटेंशियल एंड बी आपका होने वाला है एट लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ए पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा था एक्यूमुलेट और बी पे नेगेटिव चार्ज हो रहा था एक्यूमुलेट। ओके, अच्छी बात है। अब जैसे ही चार्ज का मूवमेंट स्टॉप हो गया, मतलब कि इन इक्विलिब्रियम, उसके बाद क्या होगा कि अब आपका ना तो चार्ज जाएगा ए से बी ना तो बी से ए, तो चार्ज का मूवमेंट रुक गया है और आराम से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस करेगा एक एज ईएमएफ। वही जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बना है वो करेगा एक एज ईएमएफ। मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के एंड के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो गया है। अब हमको फाइंड करना है उस वैल्यू, अब हमको फाइंड करना है उस ईएमएफ का वैल्यू। तो हमने मान लिया कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू स्मॉल ई, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे हमने लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल डी से फिर से हम करेंगे डिनोट। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, तो अगर उस स्ट्रेट कंडक्टर का लेंथ एल था और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू एल, ई इंटू एल, अगर तुमको याद हो फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो मतलब कि हम यहाँ से बोलेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, तो आपका आ जाएगा V इंटू बी इंटू एल, एंड दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। समझ में आएगा? मतलब कि आपके पास अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसका लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और आप उसको अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे थे, तो इसके एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ही आप बोल सकते हो कि वहाँ पे एक ईएमएफ होगा जनरेट, और उस ईएमएफ का वैल्यू आने वाला है V इंटू बी इंटू एल। तुम इसका वैल्यू याद रखना। अब देखो, तो एंड ए तुम्हारा आया है एट हायर पोटेंशियल एंड एंड बी आया है एट लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे तुम पॉजिटिव साइन भी शो कर सकते हो, यहाँ पे तुम नेगेटिव साइन भी शो कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा एंड मेरा आएगा एट हायर पोटेंशियल, या कौन सा एंड होगा एट पॉजिटिव एंड, और कौन सा होगा एट निगेटिव एंड। तो इसके लिए तुम सिंपल देखना कि पॉजिटिव एंड जो आएगा आपका विल बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस बी। जिस तरफ V क्रॉस बी आ रहा होगा उसी तरफ आपका पॉजिटिव एंड भी आएगा। तुम चेक कर लो कि इस रॉड के लिए V क्रॉस बी आपका आएगा टुवर्ड्स ए, चेक करो तो आएगा ना, बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए तुम्हारा जो एंड ए था वो रहेगा एट हायर पोटेंशियल, ठीक है।
अब मान लो, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मोशनल ईएमएफ एज एन इक्विवेलेंट बैटरी, ये जो आपका मोशनल ईएमएफ था वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। कैसे? तो देखो, मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट कंडक्टर, लेंथ एल, वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको पता है कि इसका एंड ए होने वाला है एट हाई पोटेंशियल, मैंने लिख दिया एंड ए पे। एंड बी आपका आने वाला है एट लो पोटेंशियल। और अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर का कुछ रेसिस्टेंस था तो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ के साथ उसको सीरीज में रेसिस्टेंस को भी जोड़ देंगे और इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर से। एंड दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और ये आपका आ जाएगा एंड बी। अब देखो, तो इसको हमने कर लिया है एज अ बैटरी, और जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर था वो करेगा बिहेव एज अ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। एंड दिस ईएमएफ इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटू एल। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ओके। अब मान लो कि अगर हम इस कंडक्टर के क्रॉस एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ दें, तो इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में एक करंट भी फ्लो करेगा। तुम चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये तो अपना सेल है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ईएमएफ इक्वल टू बी वी एल, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर। अब हमको ये भी पता है कि इनसाइड द सेल करेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करेंट कहीं इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो ये आपका हो जाएगा करेंट। एंड करेंट इज सिंपली ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ओके, हियर ई इक्वल टू बी एल वी। ठीक है? ओके। अब तुम लोग नोट्स में कुछ पॉइंट लिखो। देखो, पहला पॉइंट है कि मोशनल ईएमएफ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको फराडेज लॉ का कोई जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग उसको बिना फराडेज लॉ का भी उसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो हम लिखेंगे कि फराडेज लॉ इज नॉट नीडेड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। हालांकि मैं तुमको इसको फराडेज लॉ से भी एक बार करके दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता। ओके। नंबर टू, देखो तो इन द एबव केस हमने क्या लिया था? इन द एबव केस वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ each were perpendicular to each other। अगर मान लो इफ, अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुए, तो इफ एंगल थीटा, क्या लिखो कि इफ थीटा इज द एंगल, ऐसे लिखो कि इफ थीटा इज द एंगल between any two of them, between any two of them, then इंड्यूस ईएमएफ आपका आने वाला है बी वी एल साइन थीटा। और देखो, जो हमने केस लिया था उसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो थीटा हो गया था 90 डिग्री, इसलिए आपका आंसर आ गया था ई इक्वल टू बी वी एल। समझ में आया ना? जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, उसको हम लोग वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में।
और मान लो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ओके अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग इस लेंथ का वही कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। तो देखो, तो वेलोसिटी के पैरेलल वाला लेंथ आपका आने वाला है एल कॉस थीटा, वेलोसिटी के पैरेलल वाला लेंथ, एंड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला लेंथ आपका आने वाला है एल साइन थीटा। तो जहाँ पे एल था वहाँ पे हमने कर दिया एल साइन थीटा। तो देखो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। नेक्स्ट, if any two of them are parallel, then no EMF will induce। अगर इन तीनों में से कोई दो भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो फिर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसको तुम लोग याद रखना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा स्ट्रेट कंडक्टर, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और इसको मैं अगर इस बार वेलोसिटी दे दूं पॉजिटिव एक्स में, तो अब यहाँ पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होने वाला है क्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया ना, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। समझ में आया, across the end of the conductor। तो इन सारी बातों को याद रखना। देखो अब हम लोग करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ बाई फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ का यूज करके हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब देखो होता क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी तुमको क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ, तो तुमको ये वाला करना पड़ेगा। अगर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर तुम दोनों में से किसी एक के चलते भी कर सकते हो। अगर फैराडेज लॉ मेंशन किया है तो तुमको इसी मेथड से करना होगा। तो देखो इसके लिए हमने किया गया है कि फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ टू पैरेलल रेल्स। आपके टू पैरेलल रेल्स हैं, आपको जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इतना थ्योरी तो लिखना अभी पॉसिबल है नहीं लाइव क्लास में, तो इसलिए मैं इसका नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। जो मैंने लिखा है थ्योरी, इसका नोट्स भेज दूंगा, फिर आप दोनों इसको समझ लो। तो ये दो पैरेलल रेल हैं, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है, ये कोई भी करंट अगर होगा तो उसको करेगा डिटेक्ट। तो फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ टू पैरेलल रेल्स कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड दिस सेटअप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा सेटअप हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तुम एक काम करो, ये दोनों पैरेलल रेल्स का लेंथ सेम रखो, अच्छा लगेगा, ओके। अब नेक्स्ट है कि अ स्लाइडिंग वायर ए बी इज प्लेस्ड ऑन द रेल्स विच मूव्स एट सम स्पीड। इस रेल्स पे हमने एक स्लाइडिंग वायर रखा है, स्लाइडिंग कंडक्टिंग वायर है, जिसको आप इसमें मूव करा सकते हो। जिसको आप मूव करा सकते हो मतलब ये जो आपका स्लाइडिंग वायर है ना, ये करेगा बिहेव एज अ कंडक्टिंग स्ट्रेट, जो हमने लिया था लास्ट क्लास में स्ट्रेट कंडक्टर, उसके जैसा ही करेगा बिहेव। तो हमने इस पैरेलल रेल्स पे एक स्लाइडिंग कंडक्टिंग वायर रखा है, ओके, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी। और इसको हम मूव करा रहे हैं, इस वायर ए बी को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द वायर ए बी। मतलब फिर से यहाँ पे लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। लेंथ इसका एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर, ठीक है। और हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, जो कि सबको दिख रहा होगा। चलिए अच्छी बात है। अब एक बात हम बोल रहे हैं कि जब हम इस कंडक्टिंग वायर ए बी को स्लाइड कराएंगे इस पैरेलल रेल्स पे, तो उस वायर का रेल्स के साथ कनेक्शन बना रहेगा, कभी भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होने वाला है। मतलब कि अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा तो करंट जाएगा और वो अपना गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो कनेक्शन सब हमेशा बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना, बोलिए। नाउ नाउ सपोज
अब मान लो सपोज इफ वायर ए बी इज मूव्ड बाय डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी। जैसे कि तुमको दिख रहा होगा पोजीशन ऑफ वायर ए बी। अब हमने क्या किया कि इस वायर ए बी को मूव करा दिया, स्लाइड करा दिया बाई डेल्टा एक्स, मतलब वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने इसको डेल्टा एक्स से मूव कराया है। तो डेल्टा एक्स से मूव कराने के बाद देखो ये डेल्टा एक्स से मूव कराया है, तो ये बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। आपका वायर ए बी से आ गया है ए डैश बी डैश में। अच्छी बात है। अब तुम ध्यान से देखो कि जब मेरा वायर इस पहले पोजीशन पे था, जब वायर आपका पहले पोजीशन पे था, तब ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा था, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइडेड, और इसका कुछ एरिया रहा होगा। हमने जब इस ए बी को स्लाइड करके ए डैश बी डैश पे लेके आ गए हैं, तो फिर से एक क्लोज लूप बन रहा है, लेकिन इस बार एरिया चेंज कर गया है ना उस क्लोज लूप का। बोलो सब लोग, चेंज किया है ना एरिया। हम जब उस वायर को शिफ्ट कराएंगे तो ओके, तो एरिया चेंज किया है। तो अगर एरिया चेंज किया है तो उस क्लोज लूप से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो चेंज किया है, और फ्लक्स अगर चेंज किया है तो फ्रॉम फैराडेज लॉ उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। ओके, अच्छी बात है। अब देखिए हमने लिखा था कि सपोज इफ वायर ए बी इज मूव्ड बाय डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, और इस वायर को हमने स्लाइड कराया था विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हम वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि उस वायर को हमने डेल्टा टी समय के लिए स्लाइड कराया है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज जो भी उसका डिस्टेंस स्लाइड किया होगा। अच्छी बात है। तो अब आप बताओ कि जब हम उसको पोजीशन ए बी से ए डैश बी डैश तक स्लाइड कराएंगे, तो उसमें चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई कितना आने वाला है? तो हम जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि वो जो आपका लूप बन रहा है उसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो सिंपल फ्लक्स आ रहा होगा बी इंटू एस, बी इंटू एस। ओके, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज किया नहीं है, हम चेंज कर रहे हैं एरिया, मतलब जो भी चेंज इन फ्लक्स आएगा वो आएगा ड्यू टू चेंज इन एरिया। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एस। ये आपका रफ वर्क था साइड में, तो मैं यहाँ लिखूंगा चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एस, और ये आपका हो जाएगा बी इंटू डेल्टा एस, मतलब क्या, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया को आप लिख सकते हो एल इंटू डेल्टा एक्स। देखो तो जल्दी से बेसिक मैथमेटिक्स। फिर आपका आ जाएगा बी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स को हम लिखेंगे वी इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका आ गया चेंज इन फ्लक्स। एंड नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई का कितना आया देखो, बी एल भी डेल्टा टी बाई कितने समय में हुआ है? तो डेल्टा टी समय में ही हुआ है। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल आउट, तो देखिए कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज बी एल भी। सेम आया ना एक्सप्रेशन? तो ये तुम्हारा हो गया है प्रूविंग यूजिंग फैराडेज लॉ। अब मान लो कि यहाँ पे इंड्यूस करंट, और अगर इफ रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, देन इंड्यूस करंट कितना होगा? तो इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बी एल वी डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, तो पी एल वी बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हम तुमसे फिर से पूछ सकते थे कि इस वायर का, स्ट्रेट वायर ए बी में कौन सा एंड आने वाला है एट हाई पोटेंशियल? तो तुमको फिर से लगेगा कि जो एंड ए आएगा वो आएगा एट हाई पोटेंशियल, और जो एंड बी आएगा वो तुम्हारा आएगा एट लो पोटेंशियल। ठीक है ना?
तो ये तुम्हारा हो गया कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ। नेक्स्ट देखो नोट्स में और कुछ बातें। तो अभी हमने क्या किया कि हमने कंडक्टिंग वायर को स्लाइड कराया है। अब जो नेक्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं ना, वहां पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये आपका स्क्वायर लूप ही हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिलहाल हमने लिया है एक रेक्टेंगुलर लूप और इसका मैंने नाम दिया है ABCD और इसका डिमेंशन है L इंटू बी, लेंथ L है, ब्रेथ B। एंड हमने यहाँ पे कुछ कहानी लिखा है कि सपोज दैट वी हैव अ रेक्टेंगुलर loop ABCD of dimension L into B which is being pulled out of a uniform magnetic field। हम लोग इसको एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। पुल्ड आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, तो देखिए ये रहा आपका लूप ABCD और ये मान लीजिए आपका रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड और इस फील्ड का वैल्यू है कैपिटल B। ओके, और हम इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं और हम कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको बाहर की तरफ बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो होगा क्या कि जैसे जैसे आप इसको खींचोगे तो इस लूप का जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो घटता जाएगा, है ना, क्योंकि आपका लूप क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आप इस लूप को खींचोगे तो उस लूप का एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा और वो घटते जाएगा। तो अगर उसका एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब कि उससे फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मान लीजिए कि एट एनी टाइम t किसी पार्टिकुलर समय पे जो इसका पार्ट इस फील्ड के अंदर था वो था x, तब x ब्रेथ का ये लूप अंदर था मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो लिखिए क्या यहाँ पे देखते हैं कि फ्लक्स व्हेन x पार्ट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब उसका x पार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लक्स क्या आएगा देखिए, तो फ्लक्स हम लिखते हैं b इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा फिर से यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री तो फ्लक्स आपका आने वाला है b इंटू एस ऑनली, लिख लो कॉस 0 डिग्री तो b इंटू एस। ओके, अब b तो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और एस क्या हो जाएगा कि कितना एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो लेंथ L एंड इंटू ब्रेथ x, क्योंकि x पार्ट ही अंदर था मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, अच्छी बात है सर। तो ये आपका आ गया फ्लक्स एट एनी टाइम फाई इक्वल टू बी इंटू एल इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि आप जैसे जैसे उस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर खींचोगे आपका एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज करते जा रहा है, तो फ्लक्स भी चेंज कर रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो उसको आप चेंज तो कर ही सकते हो। ओके, अच्छी बात है। तो अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी बाई डी टी बी इंटू एल इंटू एक्स और यहाँ पे बी और एंड एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो बचेगा आपका डी एक्स बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट स्पीड जिससे हम लोग उस लूप को बाहर की तरफ खींच रहे थे। तो हम इसको लिखेंगे कि बी इंटू एल इंटू वी। तो यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया है बी इंटू एल इंटू वी, जब हम उस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर खींच रहे थे एक मैग्नेटिक फील्ड से। और यहाँ पे एल क्या है देखो, तो एल इज द लेंथ, एल इज द लेंथ, या आप कह सकते हो कि वो साइड जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था।
समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। ओके, तो ये सब बातें तुम लोग याद रखना। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये तो आ गया है इसका इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू। अगर मान लीजिए कि इफ रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, अगर लूप का रेसिस्टेंस आर था तो इंड्यूस्ड करंट कितना आने वाला है? तो इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, तो बी एल भी डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसका पोलैरिटी क्या आने वाला है, एंड इस लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो देखो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे यूज करते हैं V क्रॉस B, और बोलते हैं कि V क्रॉस B जिस तरफ आएगा उस तरफ आपका होगा हाई वोल्टेज वाला, क्या यही ना? हाँ, क्या उस तरफ होगा पॉजिटिव टर्मिनल, वो सही भी होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको एक खास बात ये याद रखना है कि यहाँ पे जो तुमको V क्रॉस B यूज करना है वो उसी पार्ट के लिए करना है जो पार्ट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर वाले पार्ट पे तुम करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर गलती आ जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आप ये V क्रॉस B करोगे यूज फॉर दिस साइड ए बी, तो देखना आपका V क्रॉस B आएगा ऊपर की तरफ, आएगा ना, फॉर ए बी। और वही जब तुम करोगे फॉर सी डी तो उसके लिए भी वो ऊपर ही आएगा। तो सी डी के लिए भी V क्रॉस B तुम्हारा ऊपर ही आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे लफड़ा क्या हो जाएगा कि अगर ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसा हो रहा है कि बी पे आ रहा है पॉजिटिव और ए पे आ रहा है नेगेटिव, तो इस लूप में करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज। और वही तुम अगर कर दोगे सी डी में कि सी डी में सी पे है ऊपर पॉजिटिव एंड डी पे है नेगेटिव, तो इसके हिसाब से करंट होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के हिसाब से करंट का दो आ रहा है डायरेक्शन, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो सही कौन सा होने वाला है? तो सही होगा आपका जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, आपको सिर्फ वही वाला लेना है। जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है वो पार्ट आपको नहीं लेना है। समझ में आया ना? तो राइट हैंड थंब रूल इस लूप वाले केस में कहाँ लगाना है? वो पार्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। मतलब कि इसमें जो करंट होगा इंड्यूस करंट वो तुम्हारा आने वाला है क्लॉकवाइज। तो इसमें बहुत ही गलती होता है कि वो सीडी वाले साइड पे वो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट अप्लाई राइट हैंड थंब रूल ऑन द पार्ट ऑफ लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या फिर आप कह सकते हो कि ऑन पार्ट ए बी, जो मैंने ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखाया था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया नोट्स में एक पॉइंट कि जब आप उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहे होगे तो वहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है और वो आया है बी इंटू एल इंटू बी। अब इसमें हम लोग कुछ और बात करते हैं इसी लूप वाले केस में। अब हम देखते हैं नोट्स नंबर 2 में। तो कहानी फिर से वही है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, हमने उसका नाम दिया है ए बी सी डी। उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बी ही है। ओके, अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं डायग्राम जैसा पहले वाला था वैसे ही एकदम कर रहा हूँ बिल्कुल, कि आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहे हो, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जैसे ये आपका जो एक्स पार्ट है वो फील्ड के अंदर है और बाकी वो फील्ड से बाहर है। आप सिंपल कर सकते हो कि वो जो सी डी साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड है। ओके, अच्छी बात है। और ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा सबसे सवाल ये है
कि फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग द लूप outside the magnetic field with constant velocity v। मतलब जब तुम इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ खींच रहे होगे तो तुमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तुमको खुद बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक लिया था उसमें हमने बस बात किया था कि क्या कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है, कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम जब इसको खींच रहे हो तो तुम कितना फोर्स अप्लाई करोगे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर हम फोर्स क्यों अप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो मैंने तुमको अभी जस्ट ये बताया कि जब आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ खींच रहे होगे तो इसमें करंट इंड्यूस होने वाला है, और इस केस में जो करंट इंड्यूस होगा वो आपका होने वाला है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज क्लॉकवाइज। अच्छी बात है। अब सबको एक बात और पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर आपने रखा है तो उस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, अगर तुम लोग को याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कुछ याद आया? इज आई एल क्रॉस बी, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो जब आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ पुल कर रहे होगे तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट इंड्यूस होने के चलते इस लूप पे एक फोर्स लगेगा। अब देखते हैं कि वो फोर्स किस तरफ लगेगा और उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, अच्छी बात है। तो देखिए, तो ऑन साइड ए बी, ऑन साइड ए बी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी। तो एल है अलोंग पॉजिटिव वाई एंड बी है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। तो फिर से राइट हैंड फॉर्मूला यूज करो, तो फोर्स आपका आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरफ आने वाला है फोर्स, इस तरफ आपका आएगा फोर्स ऑन साइड ए बी, और इसको मैं नाम देता हूं F1। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो फोर्स ऑन साइड बी सी, तो फिर से आपका आ जाएगा डायरेक्शन एल क्रॉस बी की तरफ। तो आप जब ये करोगे तो इस बी सी वाले साइड पे फोर्स आपका आने वाला है पॉजिटिव वाई में, और मैं इसको लिख सकता हूँ F2। और जो आपका ये साइड AD है उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा निगेटिव वाई में। अब तुम ध्यान से देखो तो साइड BC और साइड AD दोनों में करंट सेम था, दोनों का सेम पार्ट, मतलब दोनों का एक्स पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स भी लग रहा होगा, तो इस पे भी फोर्स लगेगा F2 ही। तो साइड BC पे फोर्स ऊपर, साइड AD पे फोर्स नीचे, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। इस साइड CD पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, इस साइड CD पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। F मैग्नेटिक ऑन साइड CD इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो साइड CD आपका फील्ड के बाहर है, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। मतलब कुल मिला के बात ये हो रहा है कि ये F2 इस F2 को कैंसल आउट कर देगा, तो इस लूप पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ओनली F1, वो लग रहा है ओनली F1, और वो लग रहा है टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपको अगर इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींचना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो आपका हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। अब समझ में आ गया होगा कि हमको क्यों एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, टू काउंटर बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स F1। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1, एंड F1 इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड AB। तो आपका आ जाएगा आई एल क्रॉस बी, और फॉर साइड AB L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम फोर्स का लिखेंगे मैग्नीट्यूड ओनली आई इंटू एल इंटू बी एंड इंटू साइन 90 डिग्री। एल इज द लेंथ ऑफ दिस साइड ए बी। ओके, तो ये आपका आने वाला है आई एल बी। अब ये आई क्या है, आई इज द इंड्यूस करंट, क्योंकि इसमें तो पहले से करंट कोई था नहीं, बस हम उस लूप को बाहर की तरफ खींच रहे हैं।
तो आई इज द इंड्यूस्ड करेंट एंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करेंट हम जस्ट अभी फाइंड किए थे कि वी बी एल डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमने पुट कर दिया वैल्यू ऑफ इंड्यूस करेंट एंड इनटू लेंथ इनटू बी। देखो ये क्या आ रहा है, तो ये तुम्हारा आएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज द external force required to pull the loop with a constant velocity outside the magnetic field। समझ में आया क्या? ये तुम्हारा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, बोलो। ओके, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। अब इस केस में एक चीज हम और फाइंड कर सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस, अब देखो हमने अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो हमने कुछ वर्क डन, हम कुछ वर्क डन भी कर रहे होंगे और हमारा कुछ पावर भी होगा। तो इन दिस प्रोसेस वर्क डन पर सेकेंड, इसको आप बोलते हो पावर, सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने तुमको बताया होगा वर्क पावर एनर्जी में कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है, आप इंस्टेंटेनियस पावर को एफ डॉट वी से भी लिखते हो, एफ डॉट वी से इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स इज एफ डॉट वी। तो जिस तरफ फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स उसी तरफ वेलोसिटी भी है, तो एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो हो जाएगा 1। सिंपल आएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। सॉरी यहाँ पे पावर लिखो, पावर एक्सटर्नल इज एफ इंटू वी। तो एफ कितना आया देखो, तो वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एंड इंटू वी। ये आपका आ जाएगा वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, या इसको लिख सकते हो वी इंटू बी इंटू एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज द पावर एक्सटर्नल। समझ में आया क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटू एल। मुझे अब तुम इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो। हमने पहले पढ़ा था जूल्स लॉ वाले केस में कि पावर था ना, कि पावर डिसिपेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ भी है, ई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे ई हो जाएगा ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बी एल वी। समझ गया ना? तो तुम ऐसे इसको याद कर सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया कहानी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन पुलिंग अ लूप, फोर्स रिक्वायर्ड एंड पावर डिलीवर्ड भी हमने तुमको बता दिया। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनता ही है, तो चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है सिमिलर टू द पुलिंग आउट अ लूप फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैंने तुमको एबव केस बताया है उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। फोर्स पूछा है और पावर पूछा है, मैंने जस्ट अभी तुमको बताया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व करो, हो जाएगा ना? चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इज 0.5 मीटर, तो एल हो गया 0.5 मीटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.15 टेस्ला। रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम एंड वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स पूछा है कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई आर। याद है ना, बताया था अभी जस्ट, बोलो। तो फोर्स रिक्वायर्ड, देखो बस तुमको वैल्यू पुट करना है। 0.15 का होल स्क्वायर, एल कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, बी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। बस इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आने वाला है मैं लिख देता हूँ, आएगा 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
तो इतना फोर्स तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। और सेकंड क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि कैलकुलेट द वर्क डन पर सेकेंड, मतलब तुमसे पावर पूछा है। तो पावर मैंने तुमको बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स इंटू वी। कुछ लोग बोलेंगे कि आप बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन आप इतना हम क्यों करने जाएं, हमको सीधे फोर्स ही पता चल गया है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर का वैल्यू, क्यों ना बस हम इसमें केवल वी मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए आपका एक्सटर्नल फोर्स आया था 3.75 इंटू 10⁻³ एंड इंटू वी कितना है बोलो तो, वी इतना 2 था ना, बस यार डबल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 7.5। तो 7.5 इंटू 10⁻³ एंड यूनिट ऑफ पावर इज वाट। समझ में आया, बोलो। ओके, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, तुम लोग सुन लो, क्योंकि बहुत लॉन्ग है तो उतना लिखने में समय वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अब मेटालिक स्क्वायर वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 1 ohm is moved with a constant velocity v in a uniform magnetic field of induction 2 Weber per meter square as shown। तो आपके पास एक स्क्वायर शेप का लूप है जो आपको दिख रहा है। एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे P और O के बीच में जो गैप है ना, ये गैप बहुत ही कम है, मतलब इतना कम है कि आप उसको पूरा एक कंप्लीट लूप मान सकते हो। हमने वो अच्छे से तुमको डायग्राम दिखे इसलिए P और O को थोड़ा सा ऐसा अलग अलग दिखाया है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बोला है कि द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, मतलब कि यहाँ से हमको मिलेगा कि थीटा का जो वैल्यू है, मतलब कि जो फॉर द फ्लक्स वो आने वाला है 0 डिग्री। ओके, अच्छी बात है। तो द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप डायरेक्टेड इनटू द पेपर, फुल स्टॉप। ओके, तो सबको तो यहाँ पे फील्ड दिख भी रहा है, क्रॉस में दिया हुआ है। उसके बाद बोला कि द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर ईच ऑफ 3 ओम। आपको दिख रहा होगा कि 5 रेसिस्टर है, 3 ओम के, सब मैंने कैसे किया है कनेक्ट। और बोला है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द लेड वायर्स ओएस पीक्यू आर नेग्लिजिबल, मतलब जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है बस वही लेना है, ठीक है, अच्छी बात है। पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप सो एज टू हैव अ स्टेडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन इट। इस लूप को कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से हम मूव कराएं कि इसमें जो करेंट आ जाए वो आपका आ जाए 1 मिली एम्पियर। तो ये जो 1 मिली एम्पियर करेंट है वो कौन है, वो है इंड्यूस्ड करेंट, वो करेंट आपका है इंड्यूस्ड करेंट। और ये वही तो सिमिलर केस हो गया कि आप किसी एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो आपको पता है उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा, बस हो गया, वही क्वेश्चन है। समझ में आया क्या क्वेश्चन, जल्दी बताओ मेरे को, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, बोलो तो तुमसे पूछा है कि कितना वेलोसिटी, हाँ, क्वेश्चन ये है कि इसको कितने वेलोसिटी से हम खींचें, कितने वेलोसिटी से खींचें कि इसमें इंड्यूस करंट हो जाए 1 मिली एम्पियर। अच्छी बात है। अब सबको एक बात पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, बी इंटू एल इंटू वी। और यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, बी आपको दिया हुआ है 2, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप उसको कर लो चेंज मीटर में, हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। भी आपका हो जाएगा कितना, अच्छा भी तुमको फाइंड ही करना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू वी, या इसको तुम 0.2 वी लिख सकते हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वी आपका है वेलोसिटी, दिस वी इज वेलोसिटी जो कि हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0.2 वी एंड टोटल रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा। ओके, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज 1 ओम,
तो इस लूप का रेसिस्टेंस 1 ओम है और इसके अलावा भी यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस तुमको दिख रहे होंगे। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये जो 5 रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, वो एक वेटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, देखो। और ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है। तो अगर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है तो आप इस बीच वाले को हटा सकते हो। तो उसके बाद सिंपल आपका कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं करता हूँ ड्रॉ। ये 3 ओम और फिर ये 3 ओम, फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम और फिर यहाँ से ऐसे। हाँ, तो देखो ये अपना हो जाएगा कि करंट इक्वल टू EMF 0.2 भी एन बाई आर नेट। तो आर नेट अभी फाइंड कर लो। तो ये 3 और 3 हो जाएगा आपका सीरीज में, तो 6। फिर ये 3 और 3 सीरीज में 6, फिर 6 और 6 इन पैरेलल तो 3 एंड 1 सीरीज में, तो 4 ओम। तो यहाँ से तुम्हारा आर नेट आने वाला है 4 ओम। तो मैं लिख दूंगा 0.2 वी बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू इंड्यूस करेंट। अपने को वैल्यू ऑफ इंड्यूस करेंट दिया हुआ था कितना, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को आप लिख सकते हो 10⁻³ तो 10⁻³ इक्वल टू 0.2 वी बाई 4। या आप इसको लिख सकते हो कि 0.2 वी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ तो वी आपका आ जाएगा 4 बाई 0.2 इंटू 10⁻³ जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी कि इतने वेलोसिटी से जब हम उस लूप को पुल करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट इस सर्किट में 1 मिली एम्पियर का आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बोलो। अब इसमें एक क्वेश्चन और था कि गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। तो मैंने तुमको कहा था कि तुम राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, लेकिन उसी पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। तो सिंपल तुम इस पार्ट ए बी पे लगा दो राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए अब लूप को खींचने का बात कर रहा था। अच्छा, और क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, देखिए ये आपका। तो v इस तरफ था, तो हम अगर राइट हैंड थंब रूल करें तो v क्रॉस b कहाँ आएगा बोलो। तो v क्रॉस b आएगा ऊपर की तरफ आएगा ना। देखो करेंट विल बी इन क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो ये तुम लोग देख के आना, हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो इस पे और अपना टॉपिक बढ़ाएंगे आगे। तो अभी तक हम लोग लूप को खींच रहे थे या किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग स्लाइड करा रहे थे। अब हम लोग उसको रोटेट कराएंगे और रोटेट कराने के बाद देखेंगे कि उसमें कितना इंड्यूस होगा ये। तो उसके लिए तुम लोग को ये वाला लेक्चर थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। तुम लोग ये देख के आना, फिर हम लोग नेक्स्ट को करेंगे, ठीक है।